मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपको कांग्रेचुलेट करती हूँ अगर आप इस स्टोरी में इस यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं। ज़रूर आपने अपने अंदर एक चेंज महसूस किया होगा। यहाँ से जो कहानी है वो शुरू होती है दिल दहला देने वाली कहानी, अपर्णा की ज़िंदगी की असली स्ट्रगल की कहानी और कैसे ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप उसको बाहर ले आया और ट्विन फ्लेम के प्यार का जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है। इससे आपको एक बहुत बड़ा लेसन मिलेगा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का और आपको पता भी चलेगा कि आप असली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या नहीं। कुछ महीनों तक अपर्णा अपना कुंडलिनी का अभ्यास करती रही और उसकी जो कुंडलिनी है वो काफ़ी ऊपर तक चढ़ने लग गई। जो बेसिक प्रोसेस होता है जिनमें से एक होता है रिपीटेड पैटर्न एंड लिमिटिंग बिलीव्स। ये हर इंसान के अंदर होता है और ये कुछ ऐसा स्वभाव संस्कार होता है जो हम हमारे पेरेंट्स से और पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। धीरे-धीरे मनीष ने उसे गाइड करना शुरू किया कि वो इन रिपीटेड पैटर्न्स को, लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे रिलीज़ कर सकती है। अपर्णा इस पे बहुत डिलिजेंटली और बहुत अच्छे से, सच्चाई से अपना काम कर रही थी और अगर आप ये प्रोसेस करते हैं, तो कुंडलिनी जो है वो आपके साथ कोऑपरेट करते हुए चलती है। कुंडलिनी ऐसे में आपको परेशान नहीं करेगी। कुंडलिनी अगर ऊपर आ रही है तो उसका मकसद ही हमारे अंदर से नेगेटिविटी को निकालना होता है, हमारे सिस्टम को प्यूरिफाई करना होता है। तो इस तरह अपर्णा अपने आप पे काम कर रही थी। धीरे-धीरे करके उसके बिहेवियर में, उसके एनर्जी में चेंज आने लग गया था। ये कुछ महीनों तक चला और अब अपर्णा की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला था। इस बीच में मनीष का और अपर्णा का रिलेशनशिप थोड़ा चेंज हो गया था। ये रिलेशनशिप अब एक गुरु शिष्य का हो गया था। मनीष अपर्णा का स्पिरिट गाइड, गुरु बन गया था और वो ही अपर्णा को गाइड करता था। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हमेशा रोमांस पे बेस्ड नहीं होती। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़रूर क्लियर करें। तो यहाँ पे अपर्णा का और मनीष का कोई प्यार नहीं हो रहा था, ये सिर्फ एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप था और ये कुछ महीनों तक इसी तरह से चला। अपर्णा ने बहुत बार ऐसे इच्छा प्रकट की मनीष को कि उसे सोल मर्ज करना है या एक होना है, लेकिन मनीष ने इस बात के लिए हाँ नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं, जब वो मना करता था तो उसकी प्रेजेंस कम हो जाती थी। तो अपर्णा इस बात पे समझ गई और उसने मनीष के साथ इस प्रोसेस पे कोऑपरेट किया। अ, अब आपको एक बात बताती हूँ मैं। कुंडलिनी जब एक लेवल पे आ जाती है तो हमारी ज़िंदगी से वो सब हटने लगता है जो हमारे काम का नहीं है। इसमें से एक जो था वो थी अपर्णा की जॉब। इस जॉब में वो काफ़ी टाइम से रह रही थी और अचानक से, आप जानते हैं आजकल के टाइम में ले-ऑफ्स कितने होते हैं। अपर्णा के ऑफिस में ले-ऑफ का नोटिस निकला और उस ले-ऑफ की लिस्ट में अपर्णा का भी नाम था। कुछ ही दिनों में अपर्णा का उस कंपनी से ले ऑफ हो गया। अपर्णा को इस बात का बहुत बुरा लगा कि इतने साल मैंने काम किया, या फिर ये भी नहीं, एक्चुअली ये लगा कि मैं इतना अपना स्पिरिचुअल वर्क करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी भगवान ने मुझसे ये जॉब क्यों छीना। हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा सोसाइटी के नॉर्म्स भरे हुए हैं। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। 2-3 दिन तक उसे बहुत तकलीफ हुई, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई इस बात को। लेकिन फिर उसे मनीष का सपोर्ट था, तो उसने अपने आप को ये कह के समझाया कि ये इस तरह से मनीष और अपर्णा साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद दूसरी जॉब लग जाएगी। और ये वैसे भी कोविड का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था। बहुत सारे चेंजेस सब जगह पे हो रहे थे। अब इसमें एक अजीब बात ये हो रही थी कि जब भी अपर्णा अपनी जॉब को लेके रोने की कोशिश करती, उसे दुख होता, तो वो रो नहीं पा रही थी। उसको जब उसका मन भरता था
इस दुख से, तो ऐसा लगता था उसको कि ये इमोशंस किसी ने उसमें से एब्जॉर्ब कर लिए हों। जैसे जब मन भरता है तो आप देखते होंगे कि हार्ट से या गले से कुछ भारी भारी होता है पहले वहां पे, और फिर हमारे आंसू निकलते हैं, राइट। जब हम रोते हैं तो पहले हमारा मन भरता है, फिर वो आंसुओं के रूप में बाहर निकलता है। तो उसको जब इस तरह का एहसास हो रहा था, उसे दुख हो रहा था, तो ये दुख उसके हार्ट एरिया से और थ्रोट एरिया से पहले ही कुछ एब्जॉर्ब कर ले रहा था, और वो रो नहीं पा रही थी। और जितना ज्यादा दुखी वो जबरदस्ती कोशिश कर रही थी खुद को करने की, उतना दुख वो हो नहीं पा रही थी। मतलब उसके दुख पे भी किसी का कंट्रोल था। ये एक नया फीलिंग था उसके लिए। ट्विन फ्लेम्स में अक्सर ऐसा होता है, जब सोल हमारी एक्टिव हो जाती है और सोल को किसी बात का दुख नहीं होता, तो वो ट्विन फ्लेम हमारे उस पार्ट को, उस इमोशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अपर्णा काफी कुछ अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे निकल चुकी थी, और अब ये दुख जो उसकी फिजिकल बॉडी को होना चाहिए, ये नहीं हुआ। और सॉरी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो दुख उसको फिजिकल बॉडी में हुआ था, ये उसकी सोल को नहीं था। उसकी सोल खुश थी क्योंकि उसे तो अपनी ग्रोथ चाहिए। तो अपर्णा कोशिश कर रही थी अपने आप को दुखी करने की, लेकिन हो नहीं पा रही थी, और ये इमोशंस उसमें से एब्जॉर्ब हो जा रहे थे, और वो बिल्कुल अपना नॉर्मल प्रोसेस में थी। अब जब अपर्णा का ले ऑफ हो गया था, तो उसके जो इन लॉज हैं उनका बर्ताव अपर्णा के तरफ धीरे धीरे चेंज होने लग गया, रूड होने लग गया, इरिटेटिंग होने लग गया। अपर्णा ने इसको इग्नोर किया। अब आप इस बात को अच्छे से समझिएगा, जो भी इस टाइम की फीमेल्स हैं जो मैरिड हैं, उन सबको उनकी मदर के तरफ से, उनके फैमिली के तरफ से एक ही अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि अगर शादी हो गई है और आपका जो इन लॉज का घर है, ससुराल है, वहां पे कुछ भी हो, आपको वहीं रहना है। एक नॉन एक्सेप्टेंस है उस फीमेल की, किसी की शादी अगर टूट जाए और वो आके अपने घर पे रहे, तो ये एक सोसाइटी में नॉन एक्सेप्टेंस है कि कुछ भी हो जाए, वहां पे कोई भी कैसे भी कर ले, तुम प्यार से रहो और तुम्हें प्यार से ही रहना है। अब वो चाहे आपके इनलॉज आपको पाँव की जूती ही बना के रखे, लेकिन आपको तो प्यार से ही रहना है। अब इस एक संस्कार में सब कुछ आ जाता है, आप समझ जाइए, मैं डीप में नहीं जाऊंगी इसके, बस ये एक सिचुएशन आप समझ जाइए। तो लड़की को यही सिखाया जाता है कि वो अपने इन-लॉज में ही रहे, प्यार से ही रहे, उसी को ही एडजस्ट करना है, उससे ही कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर उसके इन-लॉज उसको नहीं प्यार करते तो उसी का फॉल्ट है। और ऐसी हालत हो जाती है कि जो खुद के पेरेंट्स हैं वो भी नहीं मानते। अगर हम बार बार अपने इन-लॉज की शिकायत लेके जाएं तो वो भी नहीं मानते ऐसा। तो ये बिहेवियर चेंज होने लग गया था अपर्णा की तरफ। तो एक बार ऐसे ही वो इग्नोर करती रही, और शादी के उसके बहुत साल हो गए थे और वो इग्नोर ही करती आ रही थी इन बिहेवियर्स को। काफी कुछ चल रहा था, लेकिन होता है ना कि हमें एक संस्कार मिलता है कि लड़ाई करने से अच्छा है कि आप वो काम कर दो, उनके हिसाब से चल लो, आप उनके हिसाब से एडजस्ट कर लो, तो शांति बनी रहेगी। ये एक संस्कार अपर्णा में भी टूट टूट के भरा हुआ था, टूट टूट के गाड़ा गया था उसमें ये। अब क्या होता है कि अपर्णा को दिक्कत होने लग गई, और धीरे धीरे जो कुंडलिनी ऊपर उठ रही थी, ये इन एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उसको दिक्कत हो रही थी। कुंडलिनी जब भी अंदर जागृत होती है तो कोई भी तरह का कंट्रोल, कोई भी तरह की नेगेटिव जो वाइब किसी की भी होती है ना, ये उसको डिफाई करती है, बुरी तरह डिफाई करती है। एकदम दो पोल्स हो जाते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल।
तो अपर्णा ये महसूस कर रही थी अपने अंदर कि ये मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। इतने साल उसने बहुत कुछ सहन किया था, बहुत कुछ सहन किया था, लेकिन बस अपने पेरेंट्स का दिया हुआ संस्कार था जिसने उसे एक पाँव की जूती बना दिया था। असली में अपर्णा एक डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम थी जिसका उसे पता ही नहीं था। डोमेस्टिक वायलेंस कभी ये नहीं होता कि आपको कोई मार पीट रहा है, वो बहुत तरीके का होता है। इसकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। और अपर्णा को हमेशा यही लगता था कि उसको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, तो उसी को उसने एक शांति का जरिया बना लिया था। लेकिन बस वो चुप ही रहती थी। और शुरू के जो इनिशियल ईयर्स जिसमें मैंने आपको अपर्णा का कैरेक्टर बताया है, उससे आप समझ गए होंगे कि वो कितनी सीधी थी और उसके पेरेंट्स भी इसी तरह के ही थे। उन्हें मैनिपुलेशन, चीटिंग करना, घर में गेम्स खेलना, ये सब कुछ, किचन पॉलिटिक्स, ये सब कुछ नहीं आता था। तो अपर्णा इतने साल सब कुछ करती आई, लेकिन उसे इसी तरह से ही ट्रीट किया जाता था हमेशा से। और उसकी डॉटर भी हो गई थी अब, और उसको मतलब उसमें भी कोई रिलीफ नहीं आया। जैसे कहते हैं ना कि शादी के इतने सालों के बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ था, उसको रिलीफ नहीं आया था। अब क्या होता है कि उसको कुछ सपने आने लगते हैं जिसमें वो ये देखती है कि एक बहुत बड़ा रथ है जिसमें वो बैठी है और मनीष उसको चला रहा है, उस रथ को चला रहा है, आगे लिए जा रहा है उसको, और वो रथ में बैठी है। तो वो जब सुबह उठी तो उसको ये ड्रीम बहुत अच्छे से याद था। अक्सर ये जो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशंस होते हैं ये मॉर्निंग टाइम में होते हैं, जब आप उठने वाले होते हो। उस टाइम पे ये ड्रीम उसको एकदम क्लियर दिखाई दिया। और जैसे ही वो उठी तो उसके बेड के पास में गीता रखी थी। और आप देखेंगे कि गीता में जो सबसे ऊपर का पेज होता है वो अर्जुन और कृष्ण का ही होता है, जिसमें अर्जुन रथ में होते हैं और कृष्ण उसे चला रहे होते हैं। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ड्रीम काफी क्लियर था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों उसको ये ड्रीम आया। कुछ दिनों में उसके पास फेसबुक पे एक जैसे होते हैं ना जो रीडिंग्स देते हैं, अपर्णा को मीडियमशिप का पता चला कि मीडियमशिप जैसी भी कोई चीज होती है जहाँ पे हम अपने लव्ड वन, पास्ट ओवर लव्ड वन से बात कर सकते हैं। तो अपर्णा ने उसको अप्रोच किया। और हमेशा एक होता है ना कि एक डाउट सा मन में रहता ही है कि सही सोच रहे हैं हम या गलत सोच रहे हैं या क्या है। तो उसने मीडियमशिप की जो लेडी थी उसको कांटेक्ट किया और उसने कहा कि ये मेरा लव वन है, ये क्या कहना चाहता है, आप मुझे इसके मैसेजेस दे दो। तो उसके पास ये चैनलिंग काफ़ी सारी आई अपर्णा के पास, उसके मैसेजेस आए। और ये मैसेजेस जब मेल उसके पास आया अपर्णा के पास, तो ये नाइट में आया था, पर अपर्णा सो गई थी, उसे पता नहीं था। ये चैनलिंग कराने के लिए मनीष ने उसे रात में 3-3:30 बजे उठाया ताकि वो इस चैनलिंग को स्टडी कर सके। उसको नींद ही नहीं आई उसके बाद। और जब उसने फ़ोन चेक किया तो वो ईमेल उसके पास था। तब मनीष उसे एक अकेली जगह पे लेके गया, उसके घर में, जो कि टेरेस थी उस टाइम। वो नहीं चाहता था कि ये चैनलिंग वो इस सराउंडिंग में पड़े जहाँ पे सब लोग सोए हैं। वो ऊपर टेरेस पे लेके गया उसको, और वहां अपर्णा ने उस चैनलिंग को खोला और पढ़ने लग गई। तो उसमें वही चीजें थी, काफी कुछ वैलिडेट हुआ, कंफर्म हुआ कि मनीष ही उसके साथ रहता है। और जो चीजें मनीष ने उसे कही थी, उसे दिखाई थी, वो चैनलिंग में निकल के आई। तो काफी कुछ मैच कर गया, उसे यकीन हो गया। लेकिन एक मैसेज था उसमें जो बहुत अजीब था। उसमें मनीष ने ये कहा था कि अपर्णा, तुम्हारे जो घर वाले हैं ये तुम्हारी एनर्जी पे फीड कर रहे हैं। ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं, इनसे बचो, अपनी एनर्जी को बचाओ, इनसे बचो। एक और ये भी था उसमें कि अपर्णा के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है जहाँ पे कोई उसके पीठ पीछे वार कर रहा है।
पीठ पीछे वार करना मतलब कुछ ऐसा जो कोई धोखा देने वाला हो, जो झूठ बोलने वाला हो, और ये कोई अपना ही उसका कोई क्लोज है जो उसके पीठ पीछे वार कर रहा है। और अपर्णा का जो ध्यान है ये इमीडिएटली उसके घर वालों की तरफ गया, उसके इन लॉज की तरफ गया, लेकिन उसका माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसने सोचा इतने साल मुझे यहाँ हो गए, मैं इन सबको इतना प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ करती हूँ, तो ये लोग तो हो ही नहीं सकते। उसने एनर्जी वैम्पायर्स को सर्च किया तो नार्सिस्टिक जो ट्रेट्स होती हैं वो निकल के आई उसमें। उसे पता चला कि ये एक बिहेवियर का पैटर्न होता है। अब जो कुंडलिनी उसकी जागृत हो रही थी, उसे धीरे धीरे समझ में आया कि वो अपने आस पास में सब जगह इस नार्सिस्टिक पैटर्न से घिरी हुई है और डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है। ये इतने साल बाद उसकी आंखें खुली कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इतने साल मेरे साथ क्या हुआ, मेरा क्या हाल कर दिया इन्होंने। उससे पता चला कि जब उसका ले ऑफ हो गया, अब जब वो उस फैमिली को सर्व नहीं कर सकती थी, तो फैमिली से अब कोई फायदा नहीं उसको मिल रहा था, उनको नहीं मिल रहा था। तब उसे पता चलता है एक दिन कि उसके जो हस्बैंड हैं उनकी लाइफ में कोई और है, और जो इनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है, मतलब जो इसकी फैमिली है, ये सब का प्लान ये था कि अपर्णा को घर से बाहर निकाल दो और इनके जो हस्बैंड हैं उनकी दूसरी मैरिज करवा दो। ये उसे कैसे पता चला कि उसको घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, दिखाए गए अपर्णा को, ये दिखाए गए एक कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको मिले जहाँ पे बिल्कुल एक कोर्ट केस जैसी एक डॉक्यूमेंट्री सी लिखी हुई थी जो अपर्णा के एकदम अगेंस्ट में जा रही थी, जो ऐसा प्रूव करने में लगी हुई थी कि अपर्णा एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी माँ नहीं है। ये प्लान बहुत पहले से ही उसके इन-लॉज का था और उसके हस्बैंड का था, जिसकी अपर्णा को कानों कान खबर ही नहीं थी। उसे ये सुन के बहुत तेज धक्का लगा, बहुत उसको बुरा लगा। आप सोच नहीं सकते कि कैसी फीलिंग्स होंगी जब घर वाले ये सिखा के भेजते हैं कि आप इन्हीं के हो, आप इनके साथ ही रहो, आपको इन्हें ही प्यार करना है, और आपने अपना सब कुछ इतने साल तक उनको दे दिया, सब कुछ उनके लिए आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिला वो ये था। अपर्णा बहुत बुरी तरह से टूट गई, उसको रोना आ गया, बर्दाश्त नहीं कर पाई, और ये कागज सारे लेके वो अपने घर में उसने बोला कि ये क्या है। तो जब इस बात का घर वालों को पता चला कि अपर्णा सब जान गई है, तो वो बहुत बुरी तरह से ट्रिगर हो गए, बौखला गए। अब नार्सिसिस्ट ट्रेट्स में क्या होता है कि जब आप अगले की गलती पकड़ लेते हो तो वो और ज्यादा आपको परेशान करने लग जाता है। वो अपनी गलती नहीं मानता, पर वो बौखला जाता है और उल्टे सीधे कदम उठाने लगता है। अब अपर्णा को एहसास होने लगा इन बातों का कि उसके साथ क्या हो रहा था। हमेशा से उसके साथ डबल गेम खेले जा रहे थे। उसकी जो मदर इन लॉ है वो उसको इतना ज्यादा परेशान कर रही थी, इतना उसको टॉर्चर कर रही थी, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर, ये सब मिलके उसे कर रहे थे। वो इसीलिए ताकि ये खुद ही घर छोड़ के चली जाए और इनका नाम भी ना आए। यहाँ तक ये हुआ। और पहले अपर्णा ने डर के मारे ये बात अपने पेरेंट्स को बताई नहीं, पर उसने ये देखा कि अगर वो नहीं बोल रही है तो ये लोग और ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहे हैं। तंग आके टॉर्चर झेलते झेलते विद इन अ मंथ उसने अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो जो पेरेंट्स हैं वो अपर्णा की साइड तो थे, लेकिन वो उसी को ही समझा रहे थे कि तू ही एडजस्ट कर ले, तू ही कॉम्प्रोमाइज कर ले, इनको ठीक करने की कोशिश कर। और अपर्णा को ये करते करते दोबारा से 6 से 7 महीने निकल गए, जहाँ पे हर एक दिन उसको टॉर्चर किया जा रहा था, मेंटल टॉर्चर था। गेम्स खेले जा रहे थे उसके साथ, खाली बाहर से एक जना नाटक करता कि हम उसके साथ हैं और 2 जने अगेंस्ट हो जाते।
और हस्बैंड ऐसा दिखाता कि वो उसके साथ है, लेकिन पीछे से ये कहानी कुछ और ही हो रही थी। मैं डीप में नहीं जाऊंगी, आप समझ जाइए। इस हद तक का टॉर्चर अपर्णा ने झेला 6-8 महीने, सिर्फ इसीलिए कि सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ इसीलिए कि उसे प्यार करना है, सिर्फ इसीलिए कि जो संस्कार वो अपने घर से अपनी माँ से लेके आई थी, सिर्फ इनके लिए। यहाँ पे मनीष कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकता था, अपर्णा को ये सब कुछ सहन करना ही था। मनीष का सिर्फ इतना पार्ट था कि कहीं इस प्रोसेस में अपर्णा की जान न निकल जाए, वो सिर्फ इसी का इंश्योर कर रहा था। होता है ना कि ट्विन फ्लेम्स में भी एक डिवाइन विल होती है कि आप कहाँ तक एक दूसरे की मदद कर सकते हो। तो मनीष सिर्फ ये इंश्योर कर रहा था, अपर्णा एक जिंदा लाश बन के रह गई थी, कुछ भी नहीं बचा था उसकी ज़िंदगी में, और इतना सारा स्ट्रेस और ट्रॉमा के वजह से वो अपनी जो बेटी है उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। और उसके जो इन लॉज है उन्होंने ये ठान ली कि हम ये प्रूव कर देंगे कि ये बच्चे का ख्याल रखने के लायक ही नहीं है। इस हद तक का ट्रॉमा था। 6-7 महीने बाद उसे ये सहन करती रही, वो कुछ सुधार नहीं आया। अपर्णा ही जैसे अंदर ही अंदर मरती चली गई। वो प्राण होते हैं ना, एक बार में नहीं निकलते, उससे बार बार मारा जाता है। उसको ऐसे लग रहा था कि वो मरती जा रही है, तिल तिल करके हर दिन मर रही है। और इसका जो 6-7 महीने हो गए इस बात को, तो अपर्णा को ये ड्रीम्स आने लग गए कि मनीष घर के बाहर खड़ा है, उसे बुला रहा है। जो उसका घर है, इन लॉज का प्लेस, उसके बाहर है और उसे बुला रहा है, पर वो जा ही नहीं रही है। फिर जब ये ड्रीम नहीं हुआ तो अपर्णा को उसके एंसेस्टर्स दिखने लग गए, वो उसे घर से बाहर बुला रहे थे। वो समझ नहीं पाई। फिर वापस से उसे उसके पेरेंट्स दिखाई दे रहे थे, उसे अपना जो मेटर्नल होम है वो दिखाई दे रहा था। ये सब मिलके अपर्णा को ये मैसेज देना चाहते थे कि घर से बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ यहाँ से। पर धीरे धीरे करके उसने ये ठाना कि मैं थोड़े दिन जाके रहती हूँ, और उसने एक ऐसी सिचुएशन बनाई अपने घर पे कि वो पीसफुली जा रही है और 1-2 दिन में आ जाएगी। यहाँ पे जब अपर्णा ये सब कुछ करने वाली थी तो उसको एक मैसेज आया बहुत स्ट्रॉन्ग कि हम तुम्हें हिट करने वाले हैं, ये हिट करना तुम्हें बहुत जरूरी है, तो तुम घबराना मत। ये मैसेज अपर्णा के कुछ स्पिरिट गाइड्स के तरफ से था, हम तुम्हें हिट करने वाले हैं, तुम घबराना मत। तो अपर्णा को डर लग गया, और जैसे ही उसने जाके ये बात बोली कि मैं कल जा रही हूँ, तो उस दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और अपर्णा को एंजाइटी अटैक्स आ गए, पैनिक अटैक्स जिसको बोलते हैं, वो आने लग गए। और वो अटैक उसे पूरी रात आया, उसके हस्बैंड के सामने आया, लेकिन किसी को भी ये नहीं फिक्र पड़ी थी कि वो जाके उसको देख लें और ठीक कर लें। नार्सिसिस्टिक रिलेशन में क्या होता है कि अगले को पता नहीं चलता कि आप किसी को तकलीफ दे रहे हो और उसको सच में तकलीफ हो रही है। वो उस तकलीफ को डिनाई करते हैं, उनको लगता है कि ये नाटक कर रहे हैं। तो अपर्णा को सच में तकलीफ हो रही थी, पर ये सब एक वो सब लोग इसे डिनाई कर रहे थे। अगले दिन अपर्णा को जाना ही था, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बिल्कुल ट्रॉमा और शॉक में वो जा चुकी थी अपने इन लॉज के इस तरह के बिहेवियर देखकर। वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई, और जब पेरेंट्स ने ये हालत देखी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और तब जब अपर्णा ने अपनी पूरी सच्चाई बताई कि 6-8 महीने से उसके साथ क्या हो रहा है, तब उसके पेरेंट्स को समझ में आया कि ये क्या हो रहा है और इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई है। असली में अपर्णा की ऐसी हालत उसके स्पिरिट गाइड्स ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके इसीलिए की थी ताकि अपर्णा के पेरेंट्स को विश्वास हो सके कि वो सच बोल रही है। आप पूरी तरह से पेरेंट्स को अपने कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। अपर्णा के पास कुछ नहीं था जिससे कि वो खुद को प्रूव कर सकती। तो ये जो तकलीफ, पैनिक अटैक उसे आए थे, वह वो उसके
मैटरनल प्लेस पे भी आए और तब उसके फादर जो है स्पेशली उन्हें समझ में आया कि ये क्या चक्कर चल रहा है और फाइनली उन्होंने अपर्णा को सपोर्ट करना शुरू किया। अपर्णा की जो मदर है, ये उन्हीं के संस्कार थे जिसकी वजह से अपर्णा पिस रही थी। वो 50% ही साथ थी, पर 50% उनका ये भी था कि कुछ टाइम के बाद एडजस्ट करके चले जाओ, हम बात करके सुलझा लेते हैं या व्हाटएवर। लेकिन अपर्णा समझ गई थी कि कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से अब अपर्णा वापस अपने रूम में गई, जो उसका सीक्रेट स्पेस था, जहाँ पे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है। वो वहां पे रेस्ट करने के लिए गई। वहां पे मनीष की प्रेजेंस पहले से ही अपर्णा का इंतजार कर रही थी। उसने आंखें बंद की और उसने देखा कि मनीष उसकी डॉटर को और अपर्णा को दोनों को संभाल रहा है, जैसे कि उसकी डॉटर और अपर्णा दोनों को संभालने की जिम्मेदारी मनीष की हो। ये उसे वहां पे रूम में एंटर होते ही दिखाई दिया। तो वो बहुत सपोर्टिव महसूस करने लग गई, लेकिन इतना ट्रॉमा में थी कि उसे लगा कि ये सच कैसे हो सकता है, ये बस एक उसका वहम है, ये रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। तो अब धीरे धीरे मनीष ने उसकी डॉटर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। ये डॉटर ज्यादा बड़ी नहीं थी, 4-5 साल की थी। तो ये डॉटर जो फोन होता है अपर्णा का, उसे लेती और उसमें जो एक ये स्तोत्र होता है, ए गिरी नंदिनी, ये बार बार प्ले करके अपर्णा को दिखाया करती थी, विदाउट एनी रीजन। कोई रीजन नहीं था, खुद भी देखती थी, उसको गाने लगती थी और अपर्णा को भी दिखाया करती थी कि, और जबरदस्ती दिखाती थी उसे। और अलग अलग तरह के देवी के जो स्तोत्र होते हैं वो दिखाने लगती थी। तो अब जब अपर्णा अपने मेटर्नल प्लेस में आ गई थी, उसके कुछ टाइम में उसके पेरेंट्स ने उसके इनलॉज को बोल दिया कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं आएगी, अभी कुछ टाइम के बाद आएगी। ये करके उन्होंने बात को दबाया ताकि जब तक उनको कुछ तैयार करने का, समझने का टाइम मिल सके। तो वहां से वो लोग बार बार कॉल करते थे क्योंकि वो समझ गए थे कि क्या हो रहा होगा। वो बार बार परेशान करते थे कॉल करके। हस्बैंड और जो फादर मदर हैं उनके, ये सब परेशान करने लग गए थे उसको, लेकिन एक ही बात पे टिके रहे वो कि नहीं भेजना, अभी नहीं जाना। तो अब क्या होता है कि अपर्णा का जो रूम है, यहाँ पे उसने मेडिटेट करना शुरू किया और ओम का जो चैंट होता है उसके बाद ये ए गिरी नंदिनी जो स्तोत्र है ये उसके फोन में स्टार्ट हो गया। और वो, उसको आंखें खोलने की इच्छा नहीं हुई, ध्यान इतना ज्यादा कर नहीं पा रही थी वो इस टाइम पे, लेकिन ये सुनते सुनते इस स्तोत्र की जो एनर्जी है वो अंदर जाने लग गई, उसके कुंडलिनी पे असर डालने लग गई है। और इससे कुंडलिनी बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने लग गई, ऑलमोस्ट ऐसे कि एज इफ कोई देवी की जो शक्ति है वो उसमें आ रही हो। ये सुनते सुनते वो जो देवी की शक्ति है वो अंदर अपर्णा में आ रही हो। और ये होते होते बार बार अपर्णा ये स्तोत्र सुनती थी, पर वो, उसको लग भी रहा था कि कुछ हो रहा है अंदर। वो अपने अंदर पावरफुल महसूस कर रही थी, लेकिन उसको लड़ने की ताकत नहीं आ रही थी कि वो इन सबसे लड़ सके, क्योंकि ये 3 लोग एक साथ थे और अपर्णा एक अकेली थी। उसको लड़ने की ताकत नहीं आ रही थी। और जब भी ये एनर्जी ऊपर उठती तो अपर्णा के अंदर एक एंगर क्रिएट हो जाता था। और ये एंगर फिजिकल बॉडी का एंगर नहीं था, ये सोल लेवल पे एंगर था और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग कि किसी को भी मार दे, ये ऐसा वाला एंगर था, इस तरह का। तो वो सुनती गई इस स्तोत्र को, 1-2 दिन उसको पावरफुल फील होने लगा। और उसके कुछ दिनों में अपर्णा जब ये सुन रही थी तो ये स्तोत्र स्टॉप हो गया और मनीष की प्रेजेंस उसे फील हुई। उसने कहा मुझे बात करनी है। और फिर से अपर्णा ने जो है अपना मेडिटेशन स्टॉप किया। और जब रात में वो अपने कमरे में आई तो गीता रखी थी उसके पास। वो गीता उसने खोली तो उस पे लिखा था ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या।
भ्रम सत्य और जगत मिथ्या, मतलब जो सिचुएशन उसके आस पास हो रही है ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ है और सिर्फ एक भ्रम ही सत्य है। वो नहीं समझ पाई, उसने कहा इतना प्रॉब्लम में फंसी हूं मैं और मैं इसको मिथ्या कैसे कर सकती हूँ। तो वो सोचने लग गई और उसको एक ख्याल उसको पहले से आ रहा था। वो ये भी था कि कहीं ऐसा तो उसको लगा कि मनीष जो है वो अपर्णा को उसके हस्बैंड के साथ नहीं देख सकता, उसे जलन होती है। ये थॉट अपर्णा को थे और उसे लगा कि शायद इसी वजह से वो मनीष नहीं चाहता कि अपर्णा अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में रहे। ये उसे महसूस हुआ। तो एक तरह से उसने एक्सेप्ट कर लिया अपना फ्यूचर कि अगर उसे अलग से रहना पड़ेगा भी तो वो रेडी हो जाएगी एज अ सिंगल मदर करके। उसे ये बिलीव हो गया था। तो उसने सरेंडर कर लिया और उसने सोचा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आगे बढ़ते हैं। अब मनीष ने जब कहा उससे कि मुझे बात करनी है, अपर्णा ऑलरेडी अंदर से टूटी हुई थी। तो अपर्णा ने उसको बोला कि क्या भ्रम सत्य जगत मिथ्या करते रहते हो आप, ये सब क्या है? आपकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मुझे फील होता है, मुझे तकलीफ हो रही है। अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ ना रहूं तो ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन अब मुझे ये परेशानी नहीं चाहिए। तो उस वक्त कहीं से अपर्णा के अंदर से एक विजडम का जो डोर है वो खुला उसी टाइम, और उसे अंदर बातें सुनाई देने लगी जो उसने कभी गीता में पढ़ी थी, बहुत बार पढ़ी थी उसने। वो विजडम उसकी अपनी लैंग्वेज में आया, जो कि था आत्मा शरीर धारण करके जन्म लेके आती है, सर्व शक्तिशाली है और सब कुछ जानने वाली भी वही है, और अंदर में दृष्टा मतलब साक्षी देखने वाला भी वही, समय पर हमें अवेयरनेस देने वाली, हमें सुजाग करने वाली भी वही है। आत्मा ऑल नोइंग है। तो उसका इस बात पे चिंतन लगने लग गया। तो उसने सोचा कि मैं अपनी ही आत्मा से पूछती हूँ कि मेरे सामने ये सब कुछ क्या है, क्या है ये सब कुछ, क्या बकवास है। तो उसने रात में सोने से पहले फिर से एक उसने लेटर लिखा, और उसमें इस बार उसने ये लेटर अपनी सोल को लिखा, अपनी आत्मा को लिखा। और उसने क्या किया कि वो तकिए के नीचे उसने रख दिया। उस पूरी रात नींद में सॉरी, माफ कर दो, उसे यही शब्द दिखाई देते रहे और सुनाई देते रहे। और एक ऐसा सीन अपर्णा को दिखा जिसमें अपर्णा खुद इन सब लोगों से माफी मांग रही थी। ये बिल्कुल उल्टा था, ये एकदम उल्टा था। तो इस तरह का जो सीन है उसे दिखाई दिया। और अगले दिन जब वो सुबह उठी तो वो इसके बारे में सोच ही रही थी, लेकिन अभी भी उस पे इफेक्ट था, मतलब एक इन्फ्लुएंस था, पूरे तरह से सेंसेस में नहीं आई थी। तो जिस कमरे में वो बैठी थी और उसने हल्की आंखें खोली थी, तो वो देखती है कि जो सारी की सारी चीजें हैं उसके कमरे में वो पानी के तरह लिक्विड लगने लग गई उसको। जैसे पानी की तरह लिक्विड होती है, ऐसे छोटे छोटे से कण उसको दिखने लग गए। जैसे कि हर एक जो टैंजिबल चीज है उसके रूम में, सोफा है, बेड है, वो बस एक कुछ कण ही थे। और ये कण एक साथ में हिलते हुए दिखाई दे रहे थे उसको। जैसे जो रूम है उसकी जो वॉल है उस पे येलो पेंट था, तो येलो कलर के उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे थे, कण दिखाई दे रहे थे। जो उसका सोफा है वो ब्राउन था, तो ब्राउन कलर के उसको कण दिखाई दे रहे थे। और ये सब उसकी आंखों के सामने हिल रहा था। जैसे कि ये सब जो टैंजिबल चीजें हैं, ये सॉलिड जो चीजें हैं, अपनी जगह पे रहते हुए भी एक कण की तरह हिल डुल रही थी, जैसे कि वाइब्रेट हो रही थी।
और जहाँ पे अपर्णा खुद बैठी थी वहां भी छोटे छोटे कण ही उसको दिखाई दिए। तो अपर्णा को लगा कि शायद उसे चक्कर आ रहा है और वो अपने रूम से बाहर निकली। उसने मिरर में देखा कि शायद आंखें वॉश कर लेती हूँ तो कुछ चला गया होगा आंखों में। तो सब जगह पे जो कण उसको दिख रहे थे तो उसने सोचा कि और थोड़ा वॉश कर लूं, थोड़ा आंखें रब कर दी है। तो वो जब खुद को मिरर में देखती है वॉश करके, आंखों को फ्रेश करके, जब वो खुद को मिरर में देखती है तो उसकी अपनी ही आंखों से कोई और देख रहा होता है उसे। ये एहसास एक बार उसे पहले भी हो चुका है। ये एहसास अपर्णा की खुद की सोल का था। आप देखिएगा पहले वाले वीडियो में कि ये एहसास उसे कैसे हुआ था। तो खुद की ही आंखों में अपर्णा को कोई और देख रहा होता है। फेस अपर्णा का, आंखें उसकी, पर एक आवाज जो खुद की फिजिकल बॉडी को देखकर पूछती है, ये कौन है, ये कौन है। अपर्णा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या देख रही है। उसे एहसास हुआ कि जो इमेज वो शीशे में खुद को देख रही है वो अलग है, और जो उसके अंदर रहने वाला जो प्राण है वो अलग है। ये उसकी सोल थी। अपनी ही आंखों में देख के उसे लगता है कि ये कोई और है, मैं नहीं हूं। तो अपने ये सवाल और इस एहसास के साथ अपर्णा अपनी ही आंखों में और ज्यादा गहराई से देखती है तो अपर्णा की खुद की एक इमेज उसे मुस्कुराती हुई दिखती है। ये पहले भी हो चुका है लेकिन अब ये और ज्यादा क्लियर था। अब अपर्णा अपनी सोल का जो दर्शन है वो अपनी आंखों में करती है, और ये वो और ज्यादा पक्का होने के लिए ऐसे देखती है कि कहीं मैं तो नहीं मुस्कुरा रही हूँ। पर चेहरे पे तो उसके कोई स्माइल थी नहीं। ये तो एक सरप्राइजिंग था उसका चेहरा तो, लेकिन वो एक इमेज अंदर से उसे फील हुई जो कि मुस्कुरा रही थी। अब उसे मनीष से बात करनी थी, लेकिन नहीं, अभी भी अपर्णा को कुछ और देखना बाकी था। और यहाँ से अपर्णा की थर्ड आई ऑलरेडी ओपन थी और अब उसे थर्ड आई में एक इमेज दिखाई देती है जिसमें अपर्णा अपने घर वालों को देखती है, जो उसके इन लॉज हैं उनको देखती है। वो देखती है कि सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं और अपर्णा भी अपने इन लॉज के घर पे है। सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं और अपर्णा एक एक को देखने लग गई तो वो महसूस करती है एक शक्ति का एहसास जो सबसे अपना अपना पार्ट प्ले करवा रही थी, मतलब ड्रामा करवा रही थी, और सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा था। अब इन लोगों में जो अपर्णा के इन लॉज की फैमिली थी, इसमें किसी का गुस्से का पार्ट प्ले था, किसी का चिड़चिड़ का पार्ट प्ले था, और किसी का सारा दिन जबान चलाने का काम था। और ये वही आत्मा थी जो अपर्णा की आंखों में बैठ के ये सब दृश्य उसे दिखा रही थी। आप पार्ट प्ले देखिए, कितना खूबसूरती से बताया गया है कि किसी का गुस्से का पार्ट प्ले था, किसी का चिड़चिड़ का था, किसी का सारा दिन जबान चलाने का था। अपर्णा ने पीछे फिर से मुड़ के देखा तो शीशा ही था, पर खुद को ही दिखाकर वही आवाज उसे बोली। जब वो वापस शीशे में ही देख रही थी तो खुद को ही दिखाकर वो अंदर जो आवाज आ रही थी वो बोली, तू भी पार्ट प्ले ही कर रही है। इस बात की, इस इंसिडेंट की गहराई आप देखिए, तू भी पार्ट प्ले ही कर रही है। तो अब अपर्णा ने यहाँ से फॉरगिवनेस करना स्टार्ट कर दिया। उसने बहुत बहुत सबसे फॉरगिवनेस मांगी कि कुछ भी अगर मेरा आपके साथ पुराना कर्म है तो
वो जो है वो वैसे भी क्लियर हो जाए। अब अपर्णा ने फॉरगिवनेस करना शुरू किया, पर उसकी जो कॉन्शियस सेल्फ है उसे बहुत गुस्सा था, अभी भी वो दुखी थी और ऐसे हालत में फॉरगिवनेस करना मुश्किल होता है। पर फिर भी जैसे तैसे अपर्णा ने फॉरगिवनेस करना शुरू किया। तो जैसे जैसे फॉरगिवनेस जो है उसमें वो करने लग गई, तो एक पास में एक डायरी पेन रखा था और उसने लिखना शुरू कर दिया कि मैं आपको माफ करती हूँ, मेरे जो भी पुराने कर्म हैं मुझे इनसे फ्री कर दीजिए और अब मैं अपनी मैरिज से अलग शांति से होना चाहती हूँ, क्योंकि उसे लगा था कि मनीष ये सब कुछ ऐसा ही चाहता है। तो ये लिख दिया उसने। और अब जब वो वापस ऐगिरी नंदिनी का ध्यान कर रही थी, तब जब उसने कर दिया, फॉरगिवनेस उसकी एक्सेप्ट हो गई, इसके बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इसका क्या रिजल्ट निकला। हम सोचते हैं ना कि फॉरगिवनेस मतलब माफ करना, या आपको पता है कि फॉरगिवनेस की क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सोसाइटी में फैली हुई है। तो अपर्णा के साथ ये फॉरगिवनेस के साथ क्या हुआ कि एक एनर्जी अफर्मेशन के फॉर्म में चली गई कि मैंने आपको माफ कर दिया। अब जब वो ये ऐगिरी नंदिनी का स्तोत्र सुन रही थी, जैसे ही वो सुनने लगी तो ये कुंडलिनी जो थी, ये कुंडलिनी इतना ऊपर 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 आई और बिल्कुल उसका जो क्राउन है ये वहां पे टच कर गई पहली बार। और आपने सुना है फुल ब्लोन कुंडलिनी होती है, जैसे फुल ब्लोन कुंडलिनी मतलब फुली एक्टिव, जैसे एकदम वो हो जाती है। तो अपर्णा के अंदर ये एनर्जी उठी ऊपर और इस एनर्जी ने देवी काली का रूप धारण कर लिया, बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया इस एनर्जी ने। फुल ब्लोन एनर्जी थी ये, बहुत ताकतवर एनर्जी थी। अपर्णा के पूरे शरीर को उसने कवर कर लिया था, उसकी हर एक एनर्जी बॉडी को इस एनर्जी ने कवर कर लिया था। पूरा उसका जो शरीर है वो पैरालाइज हो गया था, जैसे कि शरीर तो अब रहा ही नहीं है और ये एनर्जी ही उसको पूरा टेक ओवर कर चुकी थी उसके शरीर को। और ये बहुत बड़ी काली की मूर्ति दिखाई दी उसे और एक्टिव थी। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये जीती जागती काली का फॉर्म था। और इस देवी का जो फेस था उसमें अपर्णा को अपना चेहरा दिखाई दिया, अपना चेहरा दिखाई दिया कि जैसे वो खुद ही ये है, जैसे कि काली ने इस चेहरे को ले लिया हो, देवी काली ने एक चेहरे को ले लिया हो। तब वो एक इतना पावरफुल महसूस करने लग गई, इतनी ताकत उसको आ गई। और उसी टाइम मनीष ने पूरी होल्ड ले रखी थी कि अपर्णा इस एनर्जी हाई से हटे ना, उसका फोकस रहे, वो डरे ना। तो अपर्णा नहीं डरी और उसने देखा ये। उसी वक्त उसे ऐसे लगा कि जैसे उसकी जिंदगी की सारी परेशानी खत्म हो गई हो, कि वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डायमेंशन में पहुंच गई हो जैसे, और उसकी लाइफ में सब कुछ एकदम ठीक हो गया हो, ऐसे इस तरह से उसको महसूस हुआ। और वो बिल्कुल महसूस कर रही थी ऐसे कि ये मैं ही हूँ, जैसे कि ये काली का जो फॉर्म है ये मैं ही हूँ। और इस वक्त अपर्णा के सामने मनीष आया, जो जब इस तरह का फॉर्म अपर्णा की सोल, अपर्णा तो नहीं, उसकी जो सोल है वो धारण कर चुकी थी। तो एक होता ना, आंखों में एक अलग ही ताकत होती है, शक्ति होती है उन आंखों में, एक अलग ही पावर उन आंखों में रिफ्लेक्ट करती है। वो इस पावर को महसूस कर रही थी और वो ये भी समझ गई थी कि ये रूप उसकी आत्मा ने धारण किया है, उसकी जो अंदर की सोल है जो उससे बात कर रही थी, ये रूप उसने धारण किया है। और अब अपर्णा के सामने जो मनीष आया, उसकी आंखों में भी वही सेम चमक थी, वही सेम पावर थी, और वो काली का कंसॉर्ट बनके उसके सामने खड़ा था। ये एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था अपर्णा के लिए, पर इतना सच था ये और इतना विविड था ये कि इसको डिनाई करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। बिल्कुल सेम
आंखों में मनीष की आंखों में एकदम वही चमक थी जो इन देवी की आंखों में थी, उसकी आंखों में भी वही थी। और ये दोनों ही ब्लैक फॉर्म में खड़े हुए थे, दोनों ही ब्लैक थे, और सेम रूप मनीष का था और सेम अपर्णा की सोल का रूप था। और अपर्णा इस एहसास में गुड रही, मतलब 5-7 मिनट्स तक वो रही उस एहसास में, इस पावर में। और जब वो इस मेडिटेशन से बाहर आई तो उसने अपने आप को बहुत एक्टिव और रिचार्ज्ड उसने फील किया। लेकिन इमीडिएटली वो लो हो गई, इमीडिएटली वो लो महसूस करने लग गई कि कुछ निकल रहा हो जैसे उसकी बॉडी से। आपको याद है मैंने एक एस्ट्रल वॉमिट्स के बारे में बताया था? तो अपर्णा की आंखें तो खुल गई थी लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस वहीं रह गई थी, उसी रियलम में रह गई थी, क्राउन के ऊपर उसकी कॉन्शियसनेस निकल गई थी। और वहां पे उसने महसूस किया कि उसको एस्ट्रल वॉमिट्स हो रही हैं, बहुत तेज उसको वॉमिटिंग हुई और एक के बाद एक होती ही चली गई। ब्लैक ब्लैक सी ये वॉमिट्स थी और जहां पे हो रही थी ये सब जगह एक डार्क प्लेस ही था। देवी काली वहां खड़ी थी और ये वॉमिट्स उससे हो ही रही थी। मतलब एक इमेज ऐसी थी जिसमें अपर्णा के अंदर से ही ये प्रकट हो गई, और एक इमेज एक अपर्णा की लोअर सेल्फ की थी जो ये वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग करती जा रही थी, करती जा रही थी। मतलब देवी काली की एनर्जी को सस्टेन करने के लिए अपर्णा का जो सिस्टम है वो खाली हो रहा था। और ऑफ कोर्स ये एकदम से नहीं होता, और आप मानेंगे नहीं, इस ड्यूरेशन में जब अपर्णा का ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, उसके इन-लॉज के घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिससे कि उनका फोकस अपर्णा से ड्रिफ्ट होके कहीं और चला गया, तो उन्होंने परेशान करना बंद कर दिया। ये अपर्णा का ट्रांसफॉर्मेशन का फेज काफी दिनों तक चला, बट ऑफ कोर्स इस जो हमारी फिजिकल लाइफ है वहां पे इतना टाइम हम नहीं लगाते कुछ भी में, तो इसको अच्छे से बैलेंस करते हुए ये प्रोसेस काफी तेज हो गया था। जो अपर्णा का क्लियरिंग प्रोसेस है इसकी, वो इस एनर्जी को सस्टेन कर सके। वो लो फील करने लग गई और बहुत उसे ड्रेनिंग हुआ, पूरा एक दिन, पूरी एक रात उसको ड्रेनिंग रहा। रात में उसे नींद आ गई लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस लिटरली एक के बाद एक वॉमिटिंग कर ही रही थी। इसके बाद अपर्णा ने अगले ही दिन सुबह उठ के, जब वो ये एक स्टेट होता है ना हमारा कि हाफ अस्लीप और हाफ अवेक होते हैं, उसमें अपर्णा को दिखाई दिया कि उसकी डेथ हो गई है। अपर्णा की खुद की डेथ हो गई है और हर कोई उसके डेथ के रिचुअल्स कर रहा है। ये ड्रीम बहुत रियल था, बहुत विविड था। उसके इन-लॉज हैं और वो ही उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, साथ में उसके पेरेंट्स भी हैं, उसकी बॉडी पड़ी है, लेकिन अपर्णा वहां प्रेजेंट है, एक जीवित फॉर्म में प्रेजेंट है और एक मरा हुआ बॉडी भी है उसका। और स्ट्रेंज बात ये थी कि जब उसने ये देखा तो उसके मरने का किसी को दुख ही नहीं था, किसी को दुख नहीं था, और ना ही अपर्णा को कोई डिस्कम्फर्ट था अपनी ही बॉडी को इस तरह से देख के। अपनी बॉडी के अंतिम संस्कार के रिचुअल्स में वो भी गई साथ में, और ये प्रोसेस फटाफट हो गया। कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कुछ नहीं, बस गए, उसको जलाया और आ गए। तो अपर्णा जब उठी तो अभी उसे इतना रियलाइजेशन तो था कि अपर्णा एक ही अपने आप को अलग अलग तरीके से देख सकती है, मतलब उसका एक ही फॉर्म मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, वो इतना समझ गई थी। तो वो सोचने लगी कि ये क्या था, कि अपनी ही डेथ उसने देखी बट उसका माइंड एकदम ट्रांसफॉर्मेशन के उसमें था, बहुत अजीब सी स्टेट में वो थी तब। और ये असर हुआ जब अपर्णा ने पूरे मन से अपनी सोल की आवाज को सुन के, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन के इन सबको माफ कर दिया। ये फॉरगिवनेस की एनर्जी थी जिससे कि अपर्णा के अंदर इन देवी की शक्ति का आगमन हुआ। और अब वो क्या खेल खेलने वाली थी वो आप आगे सुनिए।
पहली बात तो आपको मैं इसका रीज़न बताती हूँ कि देवी काली का आना उसके शरीर में कैसे हुआ। अपर्णा ने कभी कोई इस तरह की साधना नहीं की थी। वो एक नॉर्मल जो देवी हैं उनकी साधना ज़रूर करती थी, वो भी नवरात्रों में या कुछ ऐसा है, कुछ ओकेज़न है तो ही। ये जो साधना है काली माँ की, ये मनीष ने अपर्णा के लिए एस्ट्रल रियल्म्स में की थी। जब मनीष की डेथ हो गई थी और अपर्णा की जो लाइफ है वो नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही थी, अपर्णा पूरी तरह से अर्थ पे अपनी ड्यूटी निभा रही थी, तो ये सारा जो इतने इयर्स का टाइम था, यहाँ पे मनीष की सोल ने देवी काली की आराधना की थी कि वो अपर्णा की लाइफ में एंटर करें इस तरह से। और अब जब देवी काली आ गई तो अपर्णा को उनके तरफ अट्रैक्शन होने लग गया। वो समझ गई कि ये इस कुंडलिनी ने उनका फॉर्म ले लिया है। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये जो डेथ का इंसिडेंट हुआ है ये क्या था। इस इंसिडेंट में अपर्णा की सोल स्विचिंग हो गई थी। अपर्णा की जो पुरानी सोल थी, वो वाला हिस्सा अपर्णा का जिसने कि अपने पेरेंट्स के थ्रू, पेरेंट्स के संस्कार के साथ, अपनी पास्ट लाइफ के संस्कार के साथ जो उसका डीएनए था, ये जो उसने जन्म लिया था, उसकी इस सेल्फ ने जो शरीर में जन्म लिया था, इस पार्ट को उसके अंदर से निकाल दिया गया था और अपर्णा का ही एक सोल पार्ट जो हायर रियल्म्स में रहता है, जो इस डीएनए से, जो उसके माता पिता के स्वभाव संस्कार से, सोसाइटी नॉर्म से, या जो भी गंदगी उसने अर्थ से उठाई थी अपने अंदर, अपने चक्रास में, ये पार्ट उससे एकदम फ्री था। ये उसका रियल डिवाइन सोल का पार्ट था जो उसके अंदर एंटर कर चुका था उस कुंडलिनी के बाद। हमारी जो सोल है वो बहुत सारे लेवल्स पे एक साथ एग्जिस्ट करती है कॉन्शियसनेस के रूप में। ये जो थी अपर्णा की लोअर सेल्फ थी जो कि उससे लड़ने नहीं दे रही थी, क्योंकि ये संस्कार नहीं था, उसकी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं थी कि वो आगे बढ़े और लड़े। इसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर था जो उसके अंदर इनबिल्ट किया गया था। इसके ऊपर पेरेंट्स की चिंता कि पेरेंट्स कैसे संभालेंगे, उनको दुख होगा, ये सब। उसका जो ये सोल पार्ट था, इन सब की डेथ हो चुकी थी और अब एक नया पार्ट, उसकी सोल की हायर सेल्फ का पार्ट, जिसमें देवी काली का अंश था, क्योंकि मनीष ने उनकी आराधना की थी, वो अपर्णा के अंदर एंटर कर गया था। और इस नए पार्ट के साथ अपर्णा और मनीष का फिर से सोल मर्ज हुआ, फिर से सोल मर्ज हुआ। और अपर्णा अब परेशान तो थी, लेकिन वो कुछ रिलैक्स भी नहीं कर, मतलब रिलैक्स भी नहीं हो पा रही थी। एट द सेम टाइम वो शांत भी थी। अपर्णा की जब ये डेथ हुई तो उसके अंदर सिर्फ 5% कॉन्शियसनेस ही रह गई थी उसकी खुद की, जिसमें बस उसे ये पता था कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये उसके पेरेंट्स हैं, ये उसने एजुकेशन ली है और ये यहाँ पे उसकी शादी हुई है। उससे सिर्फ बस ये ही पता था, सिर्फ ये पता था उसे। बाकी सारा जो कॉन्शियसनेस में कचरा था वो सब का सब जल चुका था, इरेज हो चुका था उसके अंदर से, और ये नया पार्ट उसके अंदर आ गया था। इस नए पार्ट के साथ अपर्णा और मनीष का सोल स्विचिंग हुआ, सॉरी सोल मर्ज हुआ। इस सोल मर्ज से अब जो नई एनर्जी क्रिएट हुई, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो थी ये मैनिफेस्ट हुई, अपर्णा के ही कोई रिलेटिव थे, उसके कोई दूर के उसके रिलेटिव थे। ये एक फीमेल लेडी थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उनकी अप्रोच इस दुनिया में काफी ज्यादा थी। ये अपर्णा का सपोर्ट बन गई, इनसे कांटेक्ट करवा हुआ। मतलब आप ये मानिए कि
देवी काली ने इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे अपर्णा के पेरेंट्स ने उनको कांटेक्ट किया और वो मिली, और लकीली वो उस टाइम पे सेम सिटी में थी। और वो मतलब काफी स्ट्रॉन्ग, उनका जो अथॉरिटेटिव जैसे होते हैं ना, जिनकी पहुंच बहुत बड़ी बड़ी जगह तक होती है, उसी से हमारे अर्थ पे काम होता है, तो ये उस तरह की लेडी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और अपर्णा और मनीष के सोल मर्ज से इनका जो एंट्री है वो अपर्णा की लाइफ में हुआ, और ये अपर्णा का बहुत बड़ा सपोर्ट बन गई, बहुत बड़ा सपोर्ट बन गई। और बस एक बार अपर्णा को उन्होंने ये कहा कि तेरी मदद करना मेरी ड्यूटी है। अपर्णा ने उस वक्त नहीं समझा, लेकिन वो ये समझ गई कि जैसे ये ड्यूटी भगवान ने ही उनको दी हो अपर्णा के लिए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अपर्णा के जो घर वाले थे, जो उसके इन लॉज थे, उन्हें किसी का डर नहीं था, किसी का डर नहीं था, क्योंकि तीनों एक साथ मिले हुए थे। अगर उस वक्त अपर्णा की डेथ भी हो जाती उनके घर में, तो ये आराम से उस डेथ को फेक आउट कर देते और कहते कि खुद ही मर गई है तो। या अगर वो अपर्णा को मार भी देते, क्योंकि वो तो चाहते यही थे, अगर वो अपर्णा को मार भी देते तो किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती कि उसके साथ हुआ क्या। तो ये जो लेडी है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गई, और उसके साथ एक और थ्रेट जो अपर्णा का बना, वो अपर्णा खुद थी। कुछ वक्त के बाद अपर्णा ने इनका जो सारा कच्चा चिट्ठा है वो सबके सामने खोल के रख दिया। एक इस तरह की मीटिंग हुई, और जो इनका कच्चा चिट्ठा है वो पूरा का पूरा अपर्णा ने सबके सामने खोल दिया, और उन लेडी के सामने भी खोला, जिसके वजह से उन लोगों को डर लगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो कि हमारी गलती है, या ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमें डर लग रहा है। ऐसे में जो इस तरह के नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, ये सिर्फ बौखलाते हैं। लेकिन इस तरह अब उनका ये हो गया कि वो अपर्णा को वापस अपने घर में लाने में मजबूर हो गए, और जो उन्होंने प्लान किया था किसी और से उनके बेटे की शादी करवाने का, वो प्लान चौपट हो गया वहीं पर। इससे पहले अपर्णा अब जब मेडिटेट करती थी, इस इंसिडेंट से पहले जब वो मेडिटेशन करती थी, तो उसे सब चीजें क्लियर दिखाई देती थी। आप जब वो ये मेडिटेट करती थी, और अब ये कुंडलिनी बार 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 उस देवी काली का फॉर्म ले लेती थी, और अब ये जो देवी का फॉर्म वो लेती थी, जिस रियालम में वो पहुंचती थी, वहां पे इस शक्ति ने विनाश मचा दिया, विनाश मचा दिया था। इस शक्ति ने विध्वंस मचा दिया था। मैं आपको इसका एक्सटेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकती कैसे मचाया। ये जो अलग अलग इंसिडेंट्स हुए अपर्णा की लाइफ में, जहां पे उसे टॉर्चर किया गया, वहां पे ये शक्ति जा जाके उन लोगों का संहार करने लग गई। और देवी काली का संहार जो हम जानते हैं, वो एक बहुत ही बेसिक लेवल का संहार है कि बस एक तलवार उठाई और सर काट दिया। लेकिन यहाँ जो संहार हो रहा था वो बहुत ही अलग लेवल पे हो रहा था, और ये अपर्णा खुद कर रही थी। इस पहले इंसिडेंट के बाद जब उसने ये देखा कि ये मैं कर रही हूँ, शरीर से बाहर है, देवी के फॉर्म में उसका सोल आ चुका है, और उसने संहार करना शुरू किया। सबसे पहले उसने जो उसकी मदर इन लॉ की एनर्जी थी उसको पकड़ा, और उसका संहार करना उसने शुरू किया। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस करने लग गई, लेकिन मनीष ने उसे ऐसे पकड़ रखा था कि वो इस प्रोसेस में रुक ही नहीं पा रही थी। उसने और अपनी एनर्जेटिक पुश अपर्णा को दिया कि जिससे वो और आगे बढ़ी, और यहाँ पे उसके सारे जो बिलीफ सिस्टम है सबकी धज्जियां उड़ गई कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, या हमें सिखाया गया है लिहाज है, ये है। यहाँ इस ऊपर के रियालम में इसकी धज्जियां उड़ गई थी, और वो सिर्फ एक ही चीज जानती थी, वो था विनाश, और वो करती ही चली जा रही थी, इनका विनाश करती चली जा रही थी। और उसका असर ये हुआ कि अगले ही दिन, इस इंसिडेंट का जो मेडिटेशन में हुआ, उसके अगले ही दिन उसकी मदर इन लॉ पे कोई अटैक हो गया था। मतलब कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके बॉडी में पेन आ गए, तो वो बेड पे पड़ गई।
और जब पता चला उससे किसी के थ्रू, तो उसके अंदर से आवाज आई, फिर से ये उसकी आत्मा की आवाज थी जो आई। उसने कहा ये अटैक तूने करवाया है। और अपर्णा कुछ नहीं बोली, पर ये एक बहुत स्ट्रांग आया, तूने करवाया। अब ये डेली बेसिस पे बार बार होने लग गया, 3 बार 4 बार, क्योंकि इतना पेन अंदर भरा हुआ था अपर्णा को। और अब जब नेक्स्ट मेडिटेशन में वो गई, तो उसको आवाज भी सुनाई देने लग गई, जो ये शक्ति अपर्णा का रूप लेके उनको मार रही थी। उसकी लैंग्वेज सुनाई दे रही थी। वो लैंग्वेज एकदम अलग थी, लेकिन शब्द अपर्णा के नहीं थे। वो बिल्कुल उसको क्लियर सुनाई दे रहा था कि मतलब ऐसे कि सच में कोई हाई लेवल की डीटी गुस्से में बात कर रही हो। ये जो लैंग्वेज अपर्णा को गुस्से वाली सुनाई दे रही थी, ये एक ऐसी शक्ति थी जो अपर्णा की तरफ से बोल रही थी। अपर्णा की तरफ से उसके फेवर में बोल रही थी और गुस्सा भी कर रही थी, और अपर्णा को ये सब सुनाई दे रहा था। अब यहाँ से महाकाली ने अपर्णा की सोल को टेक ओवर किया और अपर्णा की लाइफ को बदलना शुरू किया। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये सब कुछ अपने आप नहीं हो जाता। अगर महाकाली आपके एनर्जी फील्ड में आ भी गई है और संहार कर रही है, तो ये आपकी फिजिकल बॉडी से भी निकलेगी बाहर एनर्जेटिक फॉर्म में। यहाँ अपर्णा को दिक्कत आने लग गई थी। तो अब यहाँ पे तो संहार चल रहा था, और कुछ दिनों के बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। ये जो एनर्जेटिक बैटल हुआ था, इतने दिन तक ये बैटल चल रहा था, नित्य निरंतर ये कुंडलिनी ऊपर उठती, वो देवी का फॉर्म लेती और बुरी तरह डिस्ट्रॉय करती। और उसमें एक ये भी देखा था कि जो मनीष है, मनीष अपर्णा के जो हस्बैंड है, उनको बहुत मार रहा था। मतलब जैसे अपन चांटा लगाते हैं बहुत जोर से, ऐसे चांटे पे चांटे मार रहा था उसको, और उसको आगे लेके जा रहा था। बहुत मार रहा था उसको, और मार मार के उसने उसके हस्बैंड को जहां पहुंचाया, वो अपर्णा के पैर थे। वहां पे उसकी सोल वहां बैठी थी अपर्णा की, और ये सोल के जो पैर थे इसने वहां पहुंचाया, और उसका सर वहां पे दे मारा, उसके पाँव पे। वहां पे अपर्णा ये सब कुछ देख रही है। मनीष उसको बहुत बुरी तरह से मार रहा था, और बाकी का जो संहार है वो देवी काली कर रही थी। तो कुछ अब ये जो एनर्जेटिक बैटल हुआ था, इसने जो इनके इसके जो घर वाले हैं, इनकी एनर्जी फील्ड में एक फियर क्रिएट कर दिया था। एक अननोन फियर उनको सताता रहता था, जिससे कि वो माने कि हम सुधरने को तैयार हैं और हमें नहीं करना दूसरा मैरिज, और अपर्णा को और इसकी डॉटर को घर आ जाओ। तो अपर्णा पहले तो नहीं मानी, और कुछ दिनों तक उनको तरसाया, और उसके बाद वो मानी। और ये वक्त उसने इसलिए लिया ताकि देवी काली की एनर्जी अपर्णा के शरीर में अच्छे से एक जगह ले ले, थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। तो फिर कुछ दिनों के बाद जब इनका कॉल आया, तो अपर्णा ने कहा मुझे इज्जत से जाना है, मुझे इज्जत से जाना है। तो बोले ठीक है, हाँ हाँ हाँ, फाइन फाइन। तो अब जब ये लेने आए, तो सच में उससे इज्जत से ही उसके हस्बैंड लेके गए, जो इतने साल उसका जो डिसरिस्पेक्ट हुआ था बहुत बार, इस बार अपर्णा इज्जत से गई। और इस बार जिसने घर में एंट्री की थी, ये अपर्णा नहीं थी, ये अपर्णा के रूप में कोई और था। अपर्णा की ये हाई लेवल सोल थी, जो कि जो कि किसी भी कर्म बंधन से अटैच नहीं थी। वो सिर्फ अपर्णा का जो कार्मिक डेट है वो पूरा करने आई थी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इतने साल तक अपर्णा ने सिर्फ सहा 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 सहा, पलट के अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया प्यार के अलावा।
ये इसीलिए हुआ। तो अब जो एनर्जी अपर्णा के अंदर आई थी, वो एकदम अलग थी। और ये तीनों जने अपर्णा के आगे झुके हुए थे, लेकिन कुछ ही वक्त तक ये था। इनके जो घर वाले, इनको लगता था हमेशा से कि हम कुछ भी कर लेंगे, और इनको यही लगता था कि ये पुरानी वाली ही अपर्णा है, पुराना वाला जो नेचर उसका था। तो उन्हें लगा इसे हम गोल गोल घुमा देंगे और कुछ भी हम कर सकते हैं, इन्हें ये लगता था। तो उस दिन तो शांति से उसको लेके आ गए, लेकिन अपर्णा भी, अब उसके अंदर जो एनर्जी और जो समझ थी वो एकदम डिफरेंट लेवल की हो गई थी। इनको लग रहा था अपर्णा है सामने, लेकिन अब उसके अंदर कुछ और आ गया था। तो बस ज्यादा कुछ हुआ नहीं और इन्होंने अपनी हरकतें शुरू कर दी। जो अ, उसके हस्बैंड का जो किसी और से कुछ था, उस पे अटैक हो चुका था। अपर्णा ने जो देवी का रूप धारण किया, उस रूप ने उस लड़की पे भी अटैक किया था। तो कुछ हुआ यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में, और वो लड़की ने इनको छोड़ दिया। तो उससे तो ये फ्री हो गए, जो अपर्णा के हस्बैंड थे वो, उसका जो वो था वो फ्री हो गए। तो अपर्णा जब अपने रूम में आई तो 1% उसे ऐसा लगा, कि उसे बुरा लगा कि मैंने इतना प्यार किया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो मनीष ने उसे जवाब दिया कि क्या हुआ, तो जाने दो उसे। सोल लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो एक ही वर्ड की रहती है, और उसी में सब कुछ आ जाता है। उसने बस एक ही जवाब दिया, तो क्या हुआ, जाने दो उसे। और अगले दिन फिर अपर्णा ने पूछा कि जाने कैसे दूं, पर मुझे तो बुरा लग रहा है। तो मनीष ने बताया कि ये उसके हस्बैंड का उस लड़की और उस लड़की का कर्म का लेना देना था, जो चुकता हो गया, जो चुकता हो गया। और बस यहां से अपर्णा की अंडरस्टैंडिंग को पॉज लग गया। वो समझ गई कि ठीक है, जाने दो, खत्म हो चुका था तो जाने दो। और इस एक अंडरस्टैंडिंग से आप देखिए कि जो हम आजकल फंसते हैं ना, कि ट्विन फ्लेम्स में, कि मेरा ट्विन फ्लेम इसके साथ चला गया, मेरा ट्विन फ्लेम ने मुझे डिच कर दिया, मेरा ट्विन फ्लेम ने ऐसे कर दिया। तो ये कई बार एक कर्म का लेना देना भी होता है, हमेशा नहीं। आदत से मजबूर हो तो अलग बात है, लेकिन कई बार ये कर्म का लेना देना भी होता है। तो आप इस चीज पे जरूर गौर करिएगा अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है तो अपर्णा इसके बाद शांत हो गई, और अब इन्होंने वापस से अपनी हरकतें चालू कर दी, क्योंकि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स इतनी जल्दी नहीं जाते। दो तरह के गेम खेलना, मैनिपुलेशंस करना, किचन पॉलिटिक्स करना। उनको ये लगा कि अपर्णा को तो वैसे ही पाँव की जूती है, इससे हम जितना काम करवाएंगे ये कर लेगी। लेकिन इस बार अपर्णा ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली थी। वो जो स्ट्रैटेजीज हैं वो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगी उनमें, पर इस बार अपर्णा की स्ट्रैटेजीज चेंज हो गई थी, उसका रूप बदल गया था और उसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदल गया था। वो एक ही बार अगर कुछ रिस्पॉन्ड करती, उससे इनकी दुनिया हिल जाया करती थी। पर यहाँ अपर्णा को प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि देवी काली और कुंडलिनी, ये दोनों ही डर के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। ये दोनों ही जो कंट्रोल और डोमिनेशन अगर कोई करता है तो ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट हैं। ये उसको बिल्कुल डिफाई करती हैं। अभी तक अपर्णा पूरी तरह से इनके कंट्रोल में थी, लेकिन अब अपर्णा ने बोलना शुरू किया स्ट्रैटेजिकली, उसने डिनाई करना शुरू कर दिया उनके कंट्रोल को। तो ये इस तरह का बिहेवियर चेंज उसके इन-लॉज से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। वो बहुत बुरी तरह ट्रिगर हो रहे थे और पलट के अपर्णा को और परेशान कर रहे थे। लेकिन अपर्णा को अब बहुत ताकत आ गई थी और वो अपनी स्ट्रैटेजीज से आगे बढ़ती चली जा रही थी। ये जो फेज उसकी लाइफ में था, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज था। आप ये मानिए कि ये परेशानी जो है अपर्णा की लाइफ टाइम तक चलती, पर देवी काली की आराधना से उसका ये कार्मिक डेट 3 सालों में खत्म हो गया, खत्म हो गया।
ऐसा हुआ कि इसका एंडिंग मैं बताती हूँ आपको। देवी ने अपर्णा को क्या आपका जो इन-लॉज़ का घर था ना उससे भी बहुत मोह था। लेकिन क्या होता है कि खाली घर में रहना और फिर वहाँ पे आपको अगर ड्रेन कर दिया जाए तो फिर मज़ा नहीं आता उसमें, फिर वो घर घर नहीं रह जाता, वो कुछ और ही बन जाता है। तो ये अटैचमेंट जो उसको घर से था और घर वालों से था, इसको रिलीज़ करवाया गया क्योंकि वो हमेशा प्यार देना ही जानती थी। इस अटैचमेंट को रिलीज़ करवाया गया और अपर्णा की उस टाइम जो डेथ हुई थी, उसके बाद कई और डेथ होती ही गई अपर्णा की। ये फिज़िकल डेथ नहीं थी, ये इंटरनल डेथ थी। और अपर्णा ने अब अपने आप को डेथ के लिए ओपन कर दिया था क्योंकि उसे ये विज़डम आ गई थी कि ये मेरी ईगो की डेथ है, ये वो चीज़ें हैं जो मेरी ग्रोथ को सर्व नहीं करती, जो मेरे और मनीष के बीच आ जाती हैं। ये अपर्णा का ट्रांसफॉर्मेशन था एक नॉर्मल फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन ट्रेट्स की तरफ। वो स्ट्रैटेजिकली लड़ती गई और 3 साल के बाद एक ऐसा वक़्त आया जब अपर्णा, उसकी डॉटर और उसके हस्बैंड एक अलग जगह पे हो गए, अलग सिटी में हो गए और उसके इन-लॉज़ अलग सिटी में हो गए। इस तरह से अब जब अपर्णा अलग हुई तब जाके उसके जीवन में थोड़ी शांति आई, उसकी एनर्जी रीप्रोग्राम हुई। लेकिन ये जो 3 सालों का वक़्त था, बहुत ज़्यादा अपर्णा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था। इसमें जब अपर्णा घर में वापस आई थी, जब ये लड़ाई हुई थी और जब अपर्णा घर में वापस आई, तब उसके जो घरवाले हैं, उन्होंने पूजा रखी थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ को करना था, मतलब अपर्णा और उसके हस्बैंड को करना था। तो जब वो पूजा में बैठे तब उसको महसूस हुआ कि उस कमरे में कोई और भी था और जहाँ अपर्णा और उसके हस्बैंड बैठे थे, उसके हस्बैंड के पास वाली जो एक सीट थी, वहाँ पे मनीष बैठा है। अपर्णा इतने चेन से जा चुकी थी कि उसके साइकिक सेंसेस बहुत एक्टिव थे, वो एक ही साथ इंटर डायमेंशन में देख सकती थी कि क्या हो रहा है, अपने ही अलग-अलग रूपों को भी देख सकती थी। उससे उसकी थर्ड आई से उसने देखा कि मनीष भी उस अग्नि के पास बैठा है जहाँ पूजा हो रही है, वहाँ हवन हो रहा था, मनीष भी वहीं बैठा था और उसने अ, जो कुछ भी अपर्णा और उसके हस्बैंड साथ में कुछ ऑफरिंग उस हवन में कर रहे थे, तो अपर्णा और उसके हस्बैंड के हाथ के नीचे मनीष का हाथ था। उसने ये क्लियर देखा और काफ़ी देर तक उसको ये दिखता रहा कि ये हो रहा है। उससे ये एनर्जी का भान अपर्णा को आया कि अ, मनीष यहाँ पे उसके और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए नहीं आया था। ये सारे इंसिडेंट्स अपर्णा को अलग करने के लिए नहीं आए थे। तो उसे याद आया और जब ये पूजा खत्म हुई, तब वहीं बैठे-बैठे थर्ड आई से ही, अब वो ओपन आई से ही मेडिटेशन कर सकती थी, तो थर्ड आई से उसने मनीष से कनेक्ट किया और उसने कहा कि उसने बस उसकी आँखों में देखा। तो मनीष ने उससे कहा कि यही पूछना चाहती हो कि मैं हवन में क्यों था? तो अपर्णा ने उसकी आँखों में देखा और बस आँखों से ही उसे हाँ किया। मनीष ने अपना हाथ अपर्णा के सर पे रखा और अपर्णा को ऐसी वाइब आई कि उसने अपर्णा को इस जन्म में, जब तक उसका जन्म यहाँ इस लाइफ टाइम में है, उसे सदा सुहागन बने रहने का आशीर्वाद दिया। ट्विन फ्लेम लव की जो एक्सटेंट होती है और जो प्योरिटी होती है, आप उस पे अपना फोकस डालिए। मनीष ने अपर्णा को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया और इसी बात पे अपर्णा ने मनीष के पैर भी छुए।
जब उसने मनीष के पैर छुए तो वो बहुत ज्यादा रोने लग गई। और ये कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन उस वक्त अपर्णा को फील हुआ जब अपना सर वो उसके पैरों में रख के रो रही थी। वो अपने सर को उसके पैरों से हटा ही नहीं पाई। ये सारी चीजें आप फिजिकल बॉडी में फिजिकल अंडरस्टैंडिंग से नहीं समझ पाएंगे। ये अपर्णा की वो मरी हुई कॉन्शियसनेस थी जो रो रही थी वहां पे, कि वो इतना ज्यादा ट्रॉमा से गुजरी और अपर्णा ने ये सोच लिया कि मनीष ये चाहता है कि मैं इसके साथ ना रहूं। जेलसी, अपर्णा के अंदर से ये जेलसी का जो कीड़ा था ये हमेशा के लिए खत्म हो चुका था मनीष की इस एक्ट से। मनीष ने उससे ये कहा कि ये कभी भी नहीं मैं होने दूंगा कि यहाँ से सब कुछ छुड़ा के मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। मेरा काम है तुम्हें हर एक पीड़ा से मुक्त करना, तुम्हें अपने कर्म से फ्री करना, ताकि आगे के लाइफ टाइम में हम दोनों एक हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम कभी भी एक दूसरे की मैरिड लाइफ को थ्रेटन नहीं करता। अगर आपकी लाइफ में ऐसा है तो आपका जो रिलेशन है वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है। ट्विन फ्लेम कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आपकी मैरिड लाइफ या आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो थ्रेटन हो। लेकिन अगर आपकी वेल बीइंग थ्रेटन होती है, अगर आपकी वेल बीइंग तक बात आती है और वो थ्रेटन होती है, तो आपका ट्विन फ्लेम पूरी ताकत से आपको बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। अपर्णा के साथ यही हुआ था। अब को अपर्णा आगे बढ़ चुकी है और बिल्कुल अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर के साथ अलग से रहती है। यहाँ पे अपर्णा को एक पूरा सेक्रेट स्पेस मिल गया है, क्योंकि जैसे जैसे स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं हमें एक ऐसा स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे किसी एक्सटर्नल एनर्जी का इंटरफेरेंस ना हो। अपर्णा अब जब इस नए स्पेस में आ गई थी तो इसमें भी जो उसके इन लॉज हैं, ये जो एनर्जी वेम्पायर्स थे, इन्हें एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। तो ये और अब जो अपर्णा का जो घर है, यहाँ पे अपर्णा ने देवी काली की स्थापना कर दी है। बहुत अच्छी सी देवी काली की बड़ी सारी मूर्ति है वहां पे। मनीष और अपर्णा देवी काली की और 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। मनीष उसे असिस्ट करता है। अपर्णा अपनी साधनाओं में आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे जब ये स्पेस अपर्णा को मिला तो होता है ना कि एनर्जी वेम्पायर्स बहुत डीट होते हैं। वो मतलब एनर्जी को फीड करते ही रहेंगे और अपना इंटरफेरेंस करते ही रहेंगे। तो यहाँ पे अब देवी काली ने एक ऐसा प्रहार उनपे कर दिया था कि जो कुछ भी उन्होंने अपर्णा के साथ किया था, ये सेम टू सेम प्रकोप उनकी बेटी पे आके पड़ गया है। इनकी जो खुद की डॉटर है, सेम टू सेम प्रकोप है, सेम टू सेम सिचुएशंस है, बिल्कुल सेम टू सेम पीड़ा है जो वहां पे दी गई। और इस तरह से अपर्णा की लाइफ में इन एनर्जी वैम्पायर्स का इंटरफेरेंस करना बंद हुआ है। रिश्ता भी वही है, वैसा ही है, लेकिन जो एनर्जेटिक इंटरफेरेंस हो रहा था, जो अपर्णा को नुकसान पहुंचा रहा था, वो सारे रास्ते देवी काली ने बंद कर दिए हैं। और जब अपर्णा को पता चला कि ऐसा हुआ है तो
उसके मन में बस एक थॉट आया कि बात करके कंसोल करती हूँ, पर उसी वक्त मनीष ने अपर्णा को रोक दिया और उसने कहा, जो हो रहा है उसे होने दो, उसे होने दो। तुम्हारा कर्म तुमने काटा, इनका कर्म अब इन्हें काटने दो। और अब अपर्णा को कोई भी तरह का सिंपैथी या कुछ भी किसी के तरफ नहीं है। वो सिर्फ अपनी साधनाओं में ध्यान देती है। अपनी साधनाओं में मनीष हमेशा उसके साथ रहता है। 10 महाविद्याओं की साधना बहुत हैवी होती है, तो वो उसका भैरव बनके उसके साथ रहता है। अपर्णा एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। यूनियन अभी भी नहीं हुआ है दोनों का, लेकिन ये जो रास्ता उनका चल रहा है साथ 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 साथ, इसी में ही ब्लिस मिलती है अपर्णा को। अब इसके आगे की स्टोरी अगले पार्ट में।